Morning students, welcome to you online class. Today we read need of a parliament. हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारे चैप्टर का भी नाम यही है, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पार्लियामेंट हमने भी लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में, सेकुलरिज्म के चैप्टर में, कि कोई भी रूल कोई भी लॉ अगर बनता है तो वो कहाँ बनता है, हमारे यहाँ की पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट की ज़रूरत हमें डिसीज़न मेकिंग्स के लिए बनती है, गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट डिसीजंस के लिए बनती है। आगे हम लोग डिटेल्स में देखने के लिए आइए करते हैं चैप्टर को रीड। हमारे चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का नेम है वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। लेट्स स्टार्ट। वी इन इंडिया प्राइड अवरसेल्व्स ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी। हम भारत के जितने भी लोग हैं इनको इस बात पे गर्व है, प्राइड मीन्स गर्व होना, कि वो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, पार्ट हैं, लोकतंत्र का एक भाग हैं। हेयर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू हैव द कॉन्स्टेंट ऑफ देयर सिटीजन्स। यहाँ पे हम लोग ये वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिलेशन बिटवीन आइडियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, कि हम जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन मीन्स हमारी जो हिस्सेदारी है, और डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में जो लोगों की सहमति है, लोगों के विचार हैं, उनके बीच जो संबंध है उसको समझने की कोशिश करेंगे, कि डेमोक्रेटिक में लोगों के संबंध, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों की भागीदारी और डिसीजन मेकिंग में हम लोगों की भागीदारी के बीच में क्या रिलेशन है। इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक us a democracy, and this is best expressed in the institution of the parliament. These elements, ये वो elements हैं that together make us democracy, जो democracy में मिलते हैं, एंड दिस इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं या उसको बनाने में उसकी हेल्प करते हैं, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाने में उसकी हेल्प करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट इनेबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी पार्लियामेंट है वो अपने सिटीजन्स के लिए डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेने और गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखने में हेल्प करती है, और इसी बेस पर अपने जो पार्लियामेंट है वो इंडिया डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट की फीचर्स है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेंट्रल पॉइंट भी है, मतलब इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का और कॉन्स्टिट्यूशन का इन एक की फीचर्स भी है। आगे दिया है, वाई शुड पीपुल डिसाइड, लोगों ने क्यों ऐसा फैसला लिया, क्या लिया। इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। हमें जैसा कि पता है कि इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हो गई थी। प्रिसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड, और इसकी इंडिपेंडेंट के लिए, इसकी आज़ादी के स्ट्रगल में पूरी कंट्री की अलग अलग सोसाइटी ने मिल के बहुत लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। प्रीसीडिंग मीन्स चलाना, लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल मतलब बहुत लंबा और
डिफ़िकल्ट स्ट्रगल में हिस्सेदारी ली थी। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स ज्वाइंड द स्ट्रगल and they were inspired by the idea of freedom, equality and participation in decision making। और इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों ने हिस्सेदारी ली थी और अपनी अलग अलग तरीके की इसकी चीज़ों से वो इंस्पायर हुए थे फ्रीडम में, मतलब अपने आइडिया, उनको इक्वलिटी का आइडिया और डिसीजन मेकिंग के अलग अलग आइडियाज़ उनको मिले थे, इंस्पायर किए थे। फिर अंडर कॉलोनियल रूल द people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बताया था, औपनिवेशिक शासन जो कि अंग्रेजों के समय में था, मतलब किसी दूसरे के अंडर में रह के उसका शासन के अंदर में रहना, इसे बोलते हैं कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल के अंडर में द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के से डरे हुए रहते थे, फियर मतलब डर में रहते थे। एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक, और बहुत सारे डिसीजन से एग्री नहीं होते थे जो कि वो लोग लेते थे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राइड टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस। लेकिन अगर वो क्रिटिसाइज मीन्स होता है आलोचना करना, अगर वो इन डिसीजंस की आलोचना करेंगे तो उन्हें बहुत बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, और फ्रीडम मतलब आज़ादी के इस आंदोलन ने ये सारी सिचुएशन बदल दी। द नेशनलिस्ट बिगन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स, और जो नेशनलिस्ट थे हमारे यहाँ के, उन्होंने खुली तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना की और अपनी डिमांड्स को रखा। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in legislature with a right to discuss the budget and ask question। 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड की कि लेजिस्लेचर में इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए और उन्हें भी बजट पे डिस्कशन करने और क्वेश्चन पूछने का राइट होना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1909 का, उसने कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को मंजूरी दे दी थी, अलाउ कर दिया था। While these early legislature under the British government were in response to the growing demand of the nationalists, they did not allow for all adults to vote nor could people participate in decision making। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो शुरुआत में लेजिस्लेचर बनाई थी, उसने नेशनलिस्ट लोगों के बढ़ते हुए दबाव से ही बनी थी। जो स्टार्टिंग में लेजिस्लेचर बनाई थी, वाइल दीज अर्लियर लेजिस्लेचर मतलब शुरुआत की लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, वर इन रिस्पॉन्स, वो किसका रिस्पॉन्स थी? टू द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द नेशनलिस्ट, इन्हीं नेशनलिस्ट की डिमांड्स का। दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट्स, लेकिन वो जितने भी एडल्ट लोग थे उन सभी को ना तो वोट देने का राइट दे रहे थे और ना ही आम लोगों को, पीपल को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने देना चाहते थे। As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decisions। जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा है चैप्टर में कि कॉलोनियल रूल के एक्सपीरियंस और स्ट्रगल, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल में हर तरीके के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और उस पार्टिसिपेट के बेस पे जितने भी नेशनलिस्ट थे उनको ये, उनके माइंड में ये डाउट आ चुका था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सभी लोगों के जीवन को
मतलब लाइफ को जो डिसीजंस अफेक्टेड करते हैं, उन डिसीजंस को लेने में सभी की, फैसले को लेने में सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। मतलब सब जो भी डिसीजन लिए जाएं उनको लेने में सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री। हम इंडिपेंडेंस मिलने के बाद एक इंडिपेंडेंट इंडिया के, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के सिटीजन बनने वाले हैं। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक, इट मीन दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स माइंड, नीड्स एंड डिमांड्स। दिस डिडेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट जो चाहे वो करे। इसका मतलब ये था कि सरकार को अब लोगों की नीड्स और डिमांड्स के लिए सेंसिटिव होना पड़ेगा, मतलब उसको समझना पड़ेगा। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया that laid down the principle of universal adult franchise, that all adult citizens of the country have the right to vote। और द ड्रीम एंड एस्पिरेशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब फ्रीडम के स्ट्रगल के जितने भी सपने थे, एस्पिरेशन उनकी इच्छाएं थीं, उसने इंडिपेंडेंट इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रूप दिया, को एक्सेप्ट किया। मेड कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, की एक कॉन्क्रीट मीन्स ठोस कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, मतलब एक हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए इंडिपेंडेंट इंडिया का। डैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के प्रिंसिपल को अपनाए, एक्सेप्ट करे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स सभी वयस्क मताधिकार, मत का अधिकार सभी को मिले। डैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ कंट्री हैव द राइट टू वोट, जिससे कि सभी एडल्ट सिटीजन को वोट का अधिकार मिले हमारी कंट्री में। साइड में एक पिक्चर दी हुई है, उसके ऊपर लिखा है व्हाट डू यू थिंक द आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द इमेज ऑफ पार्लियामेंट ऑन द प्रीवियस पेज। कि जो प्रीवियस पेज पे हम लोगों ने पार्लियामेंट की एक पिक्चर देखी, उसके जरिए हमारा आर्टिस्ट हमसे क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट पिक्चर जो है हमारी, उसमें देखो वो वोट बटन दबाएं, वोट डालें, इस टाइप का एक पोस्टर लगा है। एन इलेक्टर रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर यूजिंग द ईवीएम, एक वोट डालने वाला जो है पर्सन, वो ईवीएम मशीन के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रहा है। उसके बाद नीचे लिखा है द एबव फोटो शोज अ वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कि नीचे जो वोट डालने पर्सन गया है वो इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को किस तरीके से यूज़ करेंगे। ईवीएम्स वर यूज्ड throughout the country for the first time in 2004 जनरल इलेक्शन। 2004 के जनरल इलेक्शन में फर्स्ट टाइम ईवीएम मशीन को यूज़ किया गया था। द यूज़ ऑफ ईवीएम्स इन 2004 सेव्ड अराउंड 1,50,000 trees which would have been cut to produce about 8,000 tons of paper for printing the ballot papers, जो कि पहले बैलेट पेपर में वोट डाले जाते थे, मतलब पर्चियों में करके वोट डाले जाते थे, उनके कारण जितना पेपर बनता था, तो ये 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, की सुरक्षा हुई, और 8,000 टन पेपर बनने से बचा ईवीएम मशीन के कारण। आगे देखते हैं, गिव वन रीज़न वाई यू थिंक देयर शुड बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आप अपना एक रीज़न दें कि आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्यों चाहते हैं। डू यू थिंक देयर वुड बी एनी डिफरेंस इफ़ द क्लास मॉनिटर वॉज सेलेक्टेड बाय द टीचर और इलेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स। और क्लास मॉनिटर का इलेक्शन टीचर के थ्रू किया जाता है या स्टूडेंट्स के थ्रू, इस बारे में भी अपना एक डिसीज़न दें। दिया है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग और उसके प्रतिनिधि,
जिनको वो चुन के लाते हैं, उनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। दिया है द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंट द डिजायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल। टेक ऑफ पॉइंट फॉर डेमोक्रेसी मतलब हम डेमोक्रेसी के उस बिंदु की ओर चलते हैं, उस पॉइंट की ओर चलते हैं। इज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंट मतलब जिसने टेक सहमति पे विचार अपना विचार दिया था। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं द डिजायर इच्छा, अप्रूवल मीन्स स्वीकृति, सब लोग एक्सेप्ट करें, जिसको अप्रूव करें, और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल लोगों की हिस्सेदारी की। सहमति का मतलब है कि लोगों की इच्छा, अप्रूव, पार्टिसिपेशन एंड और उनकी स्वीकृति। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपुल that creates a democratic government and decide about its functioning. It is the decision of people, ये लोगों का ही डिसीजन था जिसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्रिएट किया और उसके फंक्शनिंग, उसके कामकाज के तरीकों के बारे में डिसाइड किया। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizen। और जो द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, जो इस टाइप की डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया था वो ये था दैट द इंडिविजुअल और सिटीज़न इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति या जो सिटीज़न है वो हमारे डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और साथ ही डैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, और प्रिंसिपल के मतलब सिद्धांतों के आधार पर जो गवर्नमेंट है या फिर कोई भी अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसमें इन सारे लोगों की, हमारे सिटीजन्स के को विश्वास होना चाहिए। नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन, मतलब इन सिटीजन्स के विश्वास की ज़रूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट हो और चाहे कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो। अगर उसमें लोगों का विश्वास नहीं है तो वो चल नहीं पाएंगे, तो उसमें लोगों के विश्वास की ज़रूरत है, उनके ट्रस्ट की ज़रूरत है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, कोई भी इंडिविजुअल अपना अप्रूवल, अपनी मंजूरी गवर्नमेंट को कैसे देता है। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शन, एक तो आपने तरीका जो ऊपर पढ़ लिया है कि इलेक्शन का होता है। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप फ्रॉम एमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट। एक तो कि पीपल अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, वो पार्लियामेंट में जाके एक ग्रुप बनाते हैं और उन्हीं ग्रुप के थ्रू गवर्नमेंट, वो ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट बनाती है। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो कि बनती है ऑल रिप्रेजेंटेटिव के परस्पर मिलने से, और वही कंट्रोल और गवर्नमेंट को गाइड भी करती है। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आल्सो कंट्रोल इट। और इस मतलब में हम लोग कह सकते हैं, इन दिस सेंस मतलब इस सेंस में हम लोग कह सकते हैं कि लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट को बनाते हैं और उस पर कंट्रोल रखते हैं। इधर दिया है दिस फोटो शो इलेक्शन स्टाफ यूजिंग एन एलिफेंट टू कैरिंग पोलिंग मटेरियल एंड ईवीएम टू पोलिंग स्टेशन लोकेटेड इन डिफिकल्ट टेरेन। यहाँ पे एक जो फोटो दी है वहाँ दिया है कि इलेक्शन का स्टाफ जो है वो एलिफेंट के थ्रू पोलिंग मटेरियल मतलब वोटिंग के समय जो बूथ बनाए जाते हैं वहाँ पे जो इतना भी मटेरियल ज़रूरत पड़ता है उस मटेरियल को ले जा रहे हैं और ईवीएम को ले जा रहे हैं पोलिंग स्टेशन पे, जहाँ जो मतलब वोटिंग सेंटर है वहाँ पे लोकेटेड इन डिफ़िकल्ट टेरेन, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन मतलब इलाकों में इस बनाए गए थे, उन जगहों पे ले जा रहे हैं।
आगे दिया था above idea of representation has been an important theme in your class 6, 7 social and political life textbooks. The above जो ऊपर आइडिया दिया हुआ था रिप्रेजेंटेशन का, उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के लास्ट ईयर 6th-7th की बुक्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक्स में दिया था. यू आर फैमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन एट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. आप लोग पहले से ही इस बात को जानते हैं कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को किस तरीके से चूज़ करते हैं अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट बनाने के लिए. लेट्स अस रिकॉल दीज आइडिया बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज. और आइए एक बार फिर से हम लोग इस एक्सरसाइज के थ्रू इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल रिपीट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं. दिया है यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन MLA इज एंड हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड. कि यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो एक MLA कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी और रिप्रेजेंटेशन वर्डों का यूज़ करें. मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोगों ने किस चीज़ को कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस क्षेत्र से वो इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है. और रिप्रेजेंट मतलब जिसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका प्रतिनिधि होता है. उसके बाद डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन आ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और द पार्लियामेंट लोकसभा. अपने टीचर के साथ मिलके लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के बीच डिफरेंस को समझें, डिस्कस करें. फिर थर्ड दिया है फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट. नीचे जो लिस्ट दी है उसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्क स्टेट गवर्नमेंट का है और कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का. तो फर्स्ट पॉइंट है द डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विथ चाइना. इंडियन गवर्नमेंट का जो डिसीज़न है वो चाइना के साथ एक अच्छे शांतिपूर्ण संबंधों को बनाने का, वो किसका है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा. द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्ज़ाम इन क्लास 8 फॉर ऑल स्कूल अंडर दिस बोर्ड. और MP गवर्नमेंट ने MP बोर्ड के अंदर आने वाले सभी स्कूलों की क्लास 8 की बोर्ड की परीक्षा के एग्ज़ाम से बाहर कर दिया है, ऐसा डिसीज़न लिया. तो ये किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का. इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर. और अजमेर और मैसूर के बीच एक नई ट्रेन चलानी है, ये डिसीज़न हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा. इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 रुपी नोट, एक 1000 रुपी का नया नोट चालू करने का डिसीज़न भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा. फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड. हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. दिया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे समय में ज़्यादातर जो आमतौर पे मानी जाती है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज के रूप में मानी जाती है. इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते. कैसे, तो ऊपर वर्ड दिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, MLA, रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टली. तो यहाँ आएगा डायरेक्टली. पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टीड चूज देयर. अब किसको चूज करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को. थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन यहाँ आएगा. हाँ, और फिर दिया है दीज चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस. दीज MLA meet and make decision for the entire population. These days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as
universal adult franchisee. This means that all adult citizens in the country are allowed to vote. मतलब यहाँ था पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट इंस्टीड चूज देयर, लेकिन इसके बावजूद वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चूज करते हैं. दीज एमएलए, और जो वो एमएलए बन जाते हैं तो वो एमएलए मीट एंड मेक डिसीजंस, मिलते हैं और डिसीजन लेते हैं फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के लिए. These days a government cannot call itself democratic, और उस टाइम पे तक गवर्नमेंट तब भी पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं कही जा सकती, अनलेस इट अलाउज व्हाट इज़ नोन एज, जो कि अपने लोगों को नहीं देती है, अलाउ नहीं करती है. क्या नहीं अलाउ करती है? गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तब नहीं कही जाएगी जब अपने लोगों को वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अलाउ ना कर रही हो. दिस मीन, इसका मतलब है कि ऑल एडल्ट फ्रेंचाइज सिटीजन इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, कि सभी लोगों को कंट्री में वोट का अलाउ होना चाहिए. You have read the most elected members whether in the panchayat or the Vidhan Sabha or parliament are elected for a fixed period of 5 years. You have read, आप पहले से पढ़ चुके हैं, the most elected members whether in पंचायत, कि ज़्यादातर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो चाहे पंचायत में हो, विधानसभा में हो या पार्लियामेंट में हो, आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. वो एक फिक्स पीरियड या 5 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. वाई डू वी हैव अ सिस्टम वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड नॉट फॉर लाइफ. और हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जहां रिप्रेजेंटेटिव को कुछ सालों के लिए चुना जाता है, पूरी लाइफ के लिए नहीं. यू हैव रीड द पीपल participate in other ways and not just through elections to express approval or disapproval of the actions of government. You have read the people, आपने लोगों के बारे में पढ़ा है या पढ़ चुके हैं कि पार्टिसिपेट इन अदर वेज, कि लोग किस तरीके से अलग तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, एंड नॉट जस्ट थ्रू इलेक्शन टू एक्सप्रेस अप्रूवल, और इलेक्शंस के थ्रू अपनी सहमति भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, जो केवल कि इलेक्शन का ही इस्तेमाल नहीं करते और दूसरे रास्तों के थ्रू भी कर सकते हैं. कैन यू डिस्क्राइब 3 सच वेज थ्रू अ स्मॉल स्किट, और क्या आप ऐसे 3 वेज को बता सकते हैं जिनको एक छोटे स्मॉल स्किट में, छोटे नाटक के जरिए दिखाना है. आगे फिर एक पिक्चर देखो दी है हमारी पार्लियामेंट की, और लिखा है फर्स्ट में द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन. फर्स्ट पिक्चर जो है वो हमारी किसकी है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की है, जो कि सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब सबसे देश का सबसे ऊंचा इंस्टीट्यूशन है जहां लॉ मेक किया जाता है, कानून बनाया जाता है. इट हैज़ 2 हाउसेज, इसके 2 हाउस होते हैं, द राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा. सेकेंड पिक्चर है राज्यसभा की. काउंसिल ऑफ स्टेट्स with a total strength of 245 members is chaired by वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसमें 245 मेंबर्स होते हैं और इसका जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का होता है. थर्ड पिक्चर जो है वो लोकसभा की है. हाउस ऑफ द पीपल, इसे लोगों का हाउस बोलते हैं. विद आ टोटल मेंबरशिप ऑफ 545, इसके टोटल मेंबर कितने होते हैं? 545. इज प्रेज्ड ओवर बाय द स्पीकर, और ये स्पीकर की प्रेज्ड मीन्स अध्यक्षता में रहते हैं. रोल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का रोल क्या है? क्रिएटेड आफ्टर 1947, द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ that the people of India have in principle of democracy. मतलब क्रिएटेड 1947 के बाद जो क्रिएट की गई इंडियन पार्लियामेंट वो ये एक्सप्रेस करती है दैट द फेथ ऑफ द पीपल, की लोगों का विश्वास, इंडिया के लोगों का विश्वास सिद्धांतिक डेमोक्रेसी में है. These are participation by people in the decision making process and government by constant. These are participation, और वे हिस्सेदारी लेते हैं
लोगों की हिस्सेदारी होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और गवर्नमेंट के शासन की सहमति देने में। The parliament in our system has immense power because it is the representative of the people. Parliament in our system has immense power और parliament के पास ऐसी immense means important powers होती हैं, महत्वपूर्ण powers होती हैं because it is representative of the people, क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के प्रतिनिधित्व से बनती है। Election to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature। और पार्लियामेंट के इलेक्शन भी ठीक उसी तरीके से होते हैं जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते थे। द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। लोकसभा हर 5 साल के लिए चुनी जाती है, इलेक्शन करवाती है। एंड द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज 41। और जो हमारी कंट्री है वो कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ पे जिन जिन क्षेत्रों से चुनाव होते हैं उन निर्वाचन क्षेत्रों में बटी है, जैसा कि पेज नंबर 41 के मैप में दिखाया गया था। ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स 1 person टू द पार्लियामेंट। ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उन हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज से एक मेंबर पार्लियामेंट में जाता है। द कैंडिडेट्स हु टेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। और चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन को लड़ने के लिए जो कैंडिडेट होता है वो आमतौर पे अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है। आगे विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर। नीचे जो टेबल दी है उसके थ्रू हम लोग अच्छे से समझेंगे। दिया है रिजल्ट ऑफ द 16th लोकसभा इलेक्शन मई 2014। 16th लोकसभा मतलब 16 नंबर की लोकसभा इलेक्शन का रिज़ल्ट है जो मई 2014 में आया। पॉलिटिकल पार्टी और उसके नंबर ऑफ एमपीज़ की कितने मेंबर्स उससे इलेक्ट होके आए। नेशनल पार्टीज़, जितनी भी नेशनल पार्टीज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी से 282, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से 1, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से 9, इंडियन नेशनल कांग्रेस से 44 और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से 6। इसी तरीके से स्टेट पार्टीज़ हैं कुछ, आम आदमी पार्टी 4, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कांजंगम 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 34, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 3, बीजू जनता दल 20, इंडियन नेशनल लोक दल 2, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2, जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी 3, जनता दल 2, जनता जो सेकुलर था जनता दल यूनाइटेड 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2, लोक जनशक्ति पार्टी 6, राष्ट्रीय जनता दल 4, समाजवादी पार्टी 5, शिरोमणि अकाली दल 4, शिवसेना 18, तेलंगाना राष्ट्र समिति 11, तेलुगु देशम 16, अदर रीजनल पार्टीज 7, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज 16 एंड इंडिपेंडेंट्स 3। मतलब कुछ इंडिपेंडेंट्स भी जीत गए थे। और ये जो स्टेट पार्टीज़ दी हैं ये जो हैं वो हमारे यहाँ इस तरीके से हैं कि जो स्टेट्स लेवल पे हैं, जैसे कि अपनी जो अभी पार्टी दी थी हमारी कि समाजवादी पार्टी, तो ये हमारी यूपी में है, बाकी स्टेट्स में नहीं है, लेकिन लड़ती है पीएम तक के इलेक्शन में खड़े होते इससे लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स की कुछ पार्टीज़ हैं जो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में हैं, लेकिन वो पीएम तक के इलेक्शन लड़ती हैं कि उनके भी लोग चाहते हैं कि हम पीएम बन जाएं और पहुँचें। और इसी तरीके से कुछ पार्टी हैं जो हमारी पूरी नेशनल लेवल पे है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, या हर स्टेट में इसके मेंबर्स होते हैं, तो वो नेशनल लेवल की कहलाती है और ये स्टेट लेवल की कहलाती। ग्रैंड टोटल हो गए 543 पीपल। उसके बाद यहाँ साइड्स में कुछ दिया हुआ है, देखते हैं। यूज़ द टेबल अलॉन्ग साइड टू आंसर द क्वेश्चन बिलो। हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट वाई। नीचे कुछ क्वेश्चंस टेबल का यूज़ करके हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि गवर्नमेंट को कौन बनाएगा और क्यों। हु विल बी प्रेजेंट फॉर डिस्कशन इन द लोकसभा। लोकसभा के डिस्कशन के लिए कौन प्रेजेंट किया जाएगा।
इन दिस प्रोसेस सिमिलर टू व्हाट यू हैव रीड अबाउट इन क्लास 7th, और इस प्रोसेस के बारे में आप क्लास 7th में के जैसी ही प्रोसेस रहेगा। द फोटोग्राफ्स ऑन पेज 28 shows रिजल्ट फ्रॉम द थर्ड लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1962, और 28 पेज पे जो पिक्चर दी थी उसमें 1962 के इलेक्शन के कुछ रिजल्ट्स दिखाए गए थे। यूज़ द फोटोग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस हमें पूछे हैं उनके आंसर देने में उस फोटोग्राफ का यूज़ कीजिए। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज इन द लोकसभा, और कौन सा स्टेट है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा में एमपी जिससे चुन के आए थे। तो सबसे ज़्यादा स्टेट से अगर हम लोग देखें तो तेलुगु देशम पार्टी जिसके 30 मेंबर्स थे। देखो स्टेट पार्टीज अगर हम लोग देखें तो नहीं 30 नहीं, ये हमारे हैं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कंजनम, इससे आए हैं हमारे 37 मेंबर्स। हाँ 37 मेंबर्स हाईएस्ट आए हैं स्टेट में। तो यही चीज़ पूछ रहे थे कि किस स्टेट से आए थे। वाई डू यू थिंक दिस इज सो, ऐसा क्यों है, इस पे आपका विचार पूछ रहे हैं। विच स्टेट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ एमपी इन द लोकसभा, और किस स्टेट से सबसे कम एमपी आए थे लोकसभा में। तो देखो 3 और 3 के बाद 2, कई सारे स्टेट है जिनसे 2 एमपीज आए हैं, तो वो सबसे लीस्ट मेंबर वाले हो गए। उसके बाद दिया है विच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ वॉन द मोस्ट सीट इन ऑल स्टेट, कौन सी पार्टी है जिसने सभी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा सीट्स जीती हैं। तो वो नेशनल पार्टी बतानी है, तो भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी आपकी। उसके बाद है विच पार्टी डू यू थिंक विल द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी पार्टी है जो गवर्नमेंट बनाएगी। गिव रीज़न वाई, तो कौन सी बनाएगी, बीजेपी बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए हैं चूज़ होके, तो इसलिए वही बनाएगी। यहीं से हम इस वीडियो को एंड करते हैं और चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।